नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत हम जो चैप्टर देख रहे थे मैकेनिक्स, काइनेमैटिक्स एंड मोशंस अंडर ग्रेविटी, इसके अंतर्गत हम 20-20 प्रश्न देख रहे थे। तो आज हम देखेंगे इसके अंतर्गत 20 प्रश्न और पार्ट जो है हमारा होगा 8वां पार्ट। इससे पहले हमने देखा था इसका पार्ट नंबर 7, जो कि आपको पिछला वाला वीडियो साइड में आई बटन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और ये वीडियो हम देखते हैं डेली दोपहर 3 बजे, तो आप लाइव आकर भी ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिछले वाले वीडियो में जो मैंने प्रश्न पूछा था उसके सही उत्तर की। तो प्रश्न मैंने पूछा था, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। भार अपरिवर्तित रहेगा, आयतन रहेगा, द्रव्यमान रहेगा या घनत्व। तो 4 ऑप्शन दिए थे और आपको बताना था कि कौन सा जो है इनमें से सही होगा। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो घनत्व तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वस्तु की जो मात्रा है वो बदलने पर आपका जो घनत्व है वो अपरिवर्तित रहेगा। तो जिसने इसने ऑप्शन डी टिक किया था उसका बिल्कुल जो है वो सही है। चलिए शुरू करते हैं अब अपने इस वीडियो के प्रश्न। तो इस वीडियो का आपका पहला प्रश्न है कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर जो प्रणोद आवर्तकाल है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अधिक हो जाएगा, कम हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा या अपरिवर्तित रहेगा। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। अच्छा प्रश्न है, प्रैक्टिकल बेस्ड प्रश्न है। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर जो प्रणोद आवर्तकाल है वो जो है वो क्या हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर बी कम हो जाएगा, ये जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 2 देखते हैं। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा, यानी कि 3 सेकंड के बाद उसका वेग जो है वो क्या हो जाएगा। प्रश्न को थोड़ा आप ध्यान से समझेंगे तो आपको पढ़ने मात्र से ही समझ में आ रहा है कि एक ऊंची इमारत जो है, इस टाइप से समझ लीजिए एक बिल्डिंग है। इस ऊंची इमारत से जो है वो एक गेंद नीचे की ओर 9.8 मीटर प्रति सेकंड जो है इसके एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। किसके साथ? त्वरण के साथ। और 3 सेकंड के बाद उसका वेग पूछा। यदि आपसे ये पूछा होता 1 सेकंड बाद वेग इसका कितना होता, तो 9.8 मीटर पर सेकंड खुद ही लिखा हुआ है यहाँ पर प्रति सेकंड के हिसाब से, यानी कि 1 सेकंड में जो है ये इतना ही रहता। 2 सेकंड यदि मैं आपसे पूछूं तो इसका जस्ट डबल हो जाता है, यानी कि 2 इंटू 9.8। प्रश्न में 3 सेकंड पूछा गया है तो 9.8 इंटू 3 आप करेंगे, कितना आएगा आपका 29.4 मीटर प्रति सेकंड। यही आपका ऑप्शन सही होगा, जो कि देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी में जो है वो दे रखा है। कुछ चीज़ें आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम हर चीज़ फॉर्मूला लगाकर करें। देखते हैं अपना अगला प्रश्न तीसरा। लोलक की कालावधि यानी कि टाइम पीरियड लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, समय के ऊपर निर्भर करता है या तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको। जो लोलक है, सरल लोलक आप जानते हैं कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे कि ये आपका यहाँ पर बंधा हुआ है डोरी और इससे एक डोरी बंधी हुई है किसी पॉइंट से, और इसके नीचे जो है वो कुछ लटका दिया गया, जैसे कि आप घड़ी देखते हैं, और ये आप अपनी दिशा से इधर और इधर जो है वो इस प्रकार से जो है वो गति कर रहा है। तो यही यहाँ पर पूछा गया है, लोलक की जो कालावधि है वो किस पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो उसकी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। तो ये आपका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न चौथा। प्रश्न कह रहा है कि लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं। कुंडली में घर्षण के कारण, गर्मियों में दिन लंबे होने के कारण, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, और चौथा कह रहा है गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। तो अधिकतर प्रश्न आपके प्रैक्टिकल बेस्ड ही हैं और आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। लोलक घड़ियां जो हैं वो गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं। बहुत सी आपने घड़ियां देखी होंगी जिसमें नीचे पेंडुलम जो है वो दिया रहता है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला बिल्कुल सही होगा कि लोलक की जो लंबाई है वो बढ़ जाती है जिससे जो इकाई दोलन है उसमें लगा हुआ समय भी बढ़ जाता है। देखिए मैंने इससे पहले वाले प्रश्न में बताया भी कि लोलक की जो कालावधि है
वो किस पर निर्भर करती है, उसकी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। और उसी पर बेस्ड यहाँ पर भी प्रश्न पूछा गया है कि जो लोलक की लंबाई है वो बढ़ रही है, तभी तो उसमें इकाई दोलन में जो लगा हुआ समय है वो बढ़ रहा है। तो यही आपका सही हो जाएगा, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं, सी वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न 5 कह रहा है कि घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित होता है। 4 ऑप्शन है। जॉनसन प्रभाव, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश विद्युत प्रभाव, तीसरा ऑप्शन है दाब विद्युत प्रभाव और चौथा ऑप्शन है एडिसन प्रभाव। बताना है आपको कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन ABCD में से बताना है आपको कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका दाब विद्युत प्रभाव जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न छठा, किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में लोलक घड़ी के लोलक के समतुल्य ऊर्जा होती है। क्रिस्टलीय दोलित्र, ट्रांजिस्टर, डायोड या सतोलक चक्र। 4 ऑप्शन है। बताना है आपको कि किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में लोलक घड़ी के लोलक के समतुल्य ऊर्जा जो है वो होती है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की। तो पहला वाला ऑप्शन क्रिस्टलीय दोलित्र आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 7वां, एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और जो नाव है वो 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। बताना है कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है। और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। 4.5 गुना, 5.5 गुना, 2.5 गुना या 10 गुना। न्यूमेरिकल बेस्ड आपके प्रश्न 2019 में जो सुपर टेट का पेपर हुआ था उसमें बहुत पूछे गए थे, इसीलिए आपको इनकी भी प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपको प्रैक्टिस कराता रहूँ। बात करते हैं चलिए अब उत्तर की। तो इस प्रश्न को आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक जो व्यक्ति है वो 10 रोटी खाता है और एक व्यक्ति जो है वो 5 रोटी खाता है। अब आपसे प्रश्न यही पूछा जाए कि बताइए कि एक व्यक्ति जो खा रहा है 10 रोटी, दूसरा 5 रोटी, ये इसका कितना गुना है। तो आप इसको कैसे निकालेंगे, आप इसको डिवाइड करके निकालेंगे और 5 एकम 5, 5 दूनी 10 यानी कि 2 गुना जो है ये है। सेम यही प्रश्न यहाँ पर भी पूछा गया, बस थोड़ा सा तरीका बदल दिया गया है। यहाँ पर 5 मीटर प्रति सेकंड लिखा गया है, यहाँ पर 0.5 मीटर लिखा गया है। आपको क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। 5 बटे 0.5 आप करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ाएंगे, 5 एकम 5 और 5 इस प्रकार से 10 बार में जाएगा, यानी कि आपका टोटल 10 जो है वो आ जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो नाव का द्रव्यमान है वो मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है, तो आप कहेंगे 10 गुना है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में जो है वो दे रखा है। यही आपका सही हो जाएगा। देखिए यही सारी चीज़ें क्या है, फॉर्मूले में रख के भी आप कर सकते हैं, परंतु मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ व्यवहारिक रूप से प्रश्न, ताकि आप कर सकें, समझ सकें और सभी लोग समझ सकें जो सोशल साइंस बैकग्राउंड से हैं या आर्ट बैकग्राउंड से हैं, उनको भी जो है ये प्रश्न समझ में आया है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 8वां, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व पकाए जाने वाले पदार्थ पर, ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन पर, ऊपर के छेद पर रखा गया वजन व पकाए जाने वाले पदार्थ पर, और आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। देखिए नॉर्मल प्रश्न है आपके दैनिक जीवन से ही आधारित कि जो प्रेशर कुकर है उसके अंदर का जो हाई टेम्परेचर होता है, उच्चतम ताप होता है, वो किस पर डिपेंड करता है। आपको नॉर्मल तरीके से सोचना, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को समझिए, यहाँ पर जो प्रश्न में लिखा हुआ है कि पकाए जाने वाले पदार्थ पर जो है डिपेंड करेगा। तो आप खुद से सोचिए, प्रेशर कुकर के अंदर का जो हाई टेम्परेचर होता है क्या वो उस पर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि आप जितना ज़्यादा टेम्परेचर दे रहे हैं वो उस पर डिपेंड कर रहा है, ना कि पकाए जाने वाले पदार्थ पर। तो उस आधार पर आप सोचें तो पकाए जाने वाले पदार्थ वाला ऑप्शन आपका सीधे कट हो जाएगा। और यही ऑप्शन में देखिए सी वाले में भी लिखा हुआ है पकाए जाने वाले पदार्थ पर, तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल कट हो जाएगा। अब 2 ऑप्शन बचे। बी कह रहा है कि ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन पर, और डी कह रहा है कि ऊपर के क्षेत्र के केवल क्षेत्रफल पर, तो डी वाला ऑप्शन कट जाएगा। केवल यहाँ पर लगा हुआ है तो केवल और केवल इस पर डिपेंड नहीं करता। आपका ऑप्शन बी वाला सही होगा कि ऊपर के छेद का क्षेत्रफल भी और उस पर रखा गया वजन भी, इस पर जो है वो डिपेंड करता है।
जैसे कि आप देखते हैं ऊपर सीटी लगी होती है, और सीटी ना भी हो तो आप ये भी कह सकते हैं ऊपर से कोई बर्तन ढका गया है, तो वही उस पर डिपेंड करता है, और ऊपर का जो छेद है सीटी का उसका क्षेत्रफल कितना ज़्यादा उस पर भी डिपेंड करता है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। 9वां प्रश्न कह रहा है कि समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाता है तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति क्या होगी। बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि बम गिरने के स्थान से आगे होगा, बम के ठीक ऊपर होगा, बम गिरने के स्थान के पीछे होगा, या आगे या पीछे उसकी गति पर निर्भर करता है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाता है तो बम के नीचे पहुंचने तक जो हवाई जहाज है उसकी स्थिति क्या होगी। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत से लोग गलत करेंगे, बहुत से लोग सोचेंगे कि आगे या पीछे उसकी गति पर डिपेंड करेगा। हर व्यक्ति यही सोचेगा कि उसकी गति पर डिपेंड करेगा, बस आप यहीं पर गलत हो जाएंगे। क्यों? उसकी गति पर प्लेन की या कह सकते हैं जो हवाई जहाज उसकी गति पर निर्भर जो है वो नहीं करेगा। पहला कह रहा है बम गिरने के स्थान से आगे, तो ऐसा भी आपका नहीं है। बम के ठीक ऊपर, ये आपका बिल्कुल सही होगा, और बम गिरने के स्थान के पीछे भी आपका नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन बी वाला सही होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप हवाई जहाज से जा रहे हैं और आपके हाथ में जैसे कि बम है, तो आप तो गतिमान है ही, साथ साथ में जो बम है वो भी गतिमान है, उसकी भी अपनी गति है। जैसे आप देखते हैं कि ट्रेन या बस में आप जा रहे हैं और अचानक से ब्रेक लगता है तो आप क्या होता है, झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप भी उस बस के साथ साथ गतिमान हैं। उस कारण क्या होगा, जब आप बम जो नीचे फेंकेंगे तो वो भी उसी समान वेग से गति करेगा, और आपकी जो हवाई जहाज है उसकी स्थिति जो होगी वो बम के ठीक ऊपर होगी। समझने वाली छोटी सी चीज़ें, बस समझने वाली है। बस गलती आप ना करिएगा कि उसकी गति पर निर्भर करेगी, क्योंकि सामान्य तौर पर यदि आप सोचेंगे तो यही सोचेंगे कि जिस प्रकार से उसकी स्पीड होगी उसी प्रकार से वो भी होगा, तो ऐसा नहीं है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। यहाँ पर आपका बी वाला जो है वो सही होगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 10वां, कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका जो भार है वो बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं। अब देखिए वही चीज आ गई यहाँ पर जो मैं आपको बता चुका हूँ कि भार और द्रव्यमान में अंतर क्या होता है। दूसरा कह रहा है कि इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, तीसरा कह रहा है कि भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, और चौथा कह रहा है ना तो द्रव्यमान बदलेगा ना भार बदलेंगे। अब आपको भार और द्रव्यमान का कंसेप्ट क्लियर है तो कभी भी आपका ये प्रश्न गलत नहीं होगा। एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर आप लाएंगे तो कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सॉरी ए जो है इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा, ये जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो भार है आपका वो डिपेंड करता है गुरुत्वाकर्षण बल पर, और चांद का गुरुत्वाकर्षण बल अलग है और जो आपका पृथ्वी है इसका गुरुत्वाकर्षण बल अलग है। इसलिए जब आप चांद की सतह से पृथ्वी पर लाएंगे कोई पत्थर को तो उसका जो भार है वो बदल जाएगा। सेम चीज यदि द्रव्यमान में बात करें तो द्रव्यमान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, तो द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा गुरुत्वाकर्षण बल का, तो जाहिर सी बात है उसके द्रव्यमान में भी कोई अंतर नहीं आएगा, तो आपका ये कह सकते हैं, परंतु द्रव्यमान पर कोई अंतर नहीं आएगा, तो आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 11 कह रहा है कि पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि। 4 ऑप्शन है, वह बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छादित करती है, यानी कि आच्छादित मतलब होता है ढकना। दूसरा कह रहा है कि वह शीर्ष भाग में पतली हो गई है। तीसरा कह रहा है कि इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है, और चौथा कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है। अच्छा प्रश्न है। आपको बताना है कि पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है, इसका रीजन जो है वो क्या है। ऐसे ही प्रश्न आपको एनसीईआरटी बेस्ड देखने को मिलते हैं, आपको सीटेट में भी प्रश्न हेल्प करेंगे, और आगे का जो पैटर्न जैसे जैसे सीटेट बेस्ड हो रहा है या कह सकते हैं जैसे जैसे एनसीईआरटी बेस्ड हो रहा है, तो सेम ऐसे ही प्रश्न आपको विज्ञान में देखने को मिलेंगे। इसलिए मैं आपको इस प्रकार के प्रश्न करा रहा हूँ ताकि अभी से आप प्रिपेयर रहें और अभी से इस प्रकार के प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, आगे आपको आसानी होगी। बात करते हैं चलिए उत्तर की कौन सा सही होगा। तो पीसा की झुकी हुई मीनार नहीं गिरती है क्योंकि
जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र है उससे जाने वाली जो ऊर्ध्वाधर लाइन है, रेखा है, वो तल के अंदर रहती है। तो ये आपका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि जो बाल्टी है वो पानी की सतह से ऊपर हल्की हो गई है, पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, पानी से बाहर आकर स्थिरता खो बैठी है, या पानी से बाहर आकर उसके द्रव्यमान में प्राप्ति हुई है। 4 ऑप्शन है। बताना है आपको कि जब कुएं से पानी को की जो बाल्टी है उसको ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि जो बाल्टी है, इन चारों में से कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की ऑप्शन एबीसीडी में से, तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। ये आपको महसूस भी होता है यदि आपने ये प्रैक्टिकल करके देखा होगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 13 कि निम्नलिखित कथन पर तथा उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार कीजिए, बताइए कौन सा सही है। कथन आपका क्या है कि भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। यह आपका कथन दे रखा है। इस पर बेस्ड निष्कर्ष दे रखा है कि प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं। दूसरा कह रहा है कि किसी चलायमान वस्तु का भार कम होता है। तीसरा कह रहा है कि एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम हो जाता है। और चौथा कह रहा है कि अभ्यास से निपुणता प्राप्त होती है। अब आपको बताना है कि कथन पर आधारित जो निष्कर्ष निकाले गए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि प्रश्न के ऊपर कह रहा है कि कौन सा निष्कर्ष सही है, यानी कि कोई एक निष्कर्ष इसमें से सही है, उसे आपको छांटना है। बात करते हैं उत्तर की, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही होगा कि एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण जो है वो कम होता है। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 14 की नीचे के पहले प्रश्न में लिखा है कि जेट हवाई यान नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में बड़ी सरलता और आसानी से उड़ता है। इसकी क्या निर्दिष्ट व्याख्या हो सकती है। पहला इस पे कथन लिखा हुआ है कूट कि नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में बादल और पानी की वाष्प नहीं होती है, इसलिए। दूसरा कह रहा है कि नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में लंब रूपी यानी कि वर्टिकल हवाएं नहीं होती हैं। अब आपको बताना है उक्त व्याख्या में कौन सा सही है या है। केवल दो, केवल एक, दोनों, या ना तो एक ना तो दो। बताना है आपको कौन सा सही होगा। और स्ट्रेटोस्फीयर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो समताप मंडल जो है वो कहते हैं। तो 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका सी वाला ऑप्शन 1 और 2 दोनों जो हैं वो बिल्कुल सही दे रखे हैं। ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 15 कह रहा है कि किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये प्रश्न आपका बहुत से कॉम्पिटिटिव लेवल में भी आपको देखने को मिलता है। कोणीय संवेग संरक्षण, रैखिक संवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण या द्रव्यमान संरक्षण। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कि कौन सा जो है वो सही होगा। और इस प्रश्न को याद अवश्य रखिएगा, पूछा जाता है काफी बार कि किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो आपका रैखिक संवेग संरक्षण बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं 16, निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। प्रश्न जो इससे पहले पूछा गया उसी को थोड़ा सा घुमा दिया गया, वहां पर प्रश्न अलग तरीके से पूछा गया था, यहाँ पर अलग तरीके से, परंतु आपको पता है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो मैंने आपको बता दिया कि रैखिक संवेग संरक्षण पर आधारित कार्य करता है, यानी कि आपका संवेग संरक्षण ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 17, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। ये भी आपका प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। सभी वैसे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, परंतु कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपको बहुत से पेपरों में देखने को मिलते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आपको कह रहा हूँ कि इनको अवश्य याद रखिएगा। वायु दाब में वृद्धि के कारण होते हैं, वायु दाब में कमी के कारण होते हैं, स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण होता है, या अत्यधिक भार के कारण होता है। बताना है आपको कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, उसका रीजन जो है वो क्या होता है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में से बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। वायु दाब में कमी के कारण ऐसा होता है। ध्यान रखिएगा, इसको रट के रखिएगा कि वायु दाब में कमी के कारण ऐसा होता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 18 कि अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए
तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? पृथ्वी जलकर भस्म हो जाएगी, पृथ्वी सूर्य में गिर जाएगी, हमारे वर्ष की अवधि खत्म हो जाएगी या पृथ्वी अंतरिक्ष में उड़ जाएगी? चार ऑप्शन है, बताना है आपको कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो यदि 1/4 कम हो जाए तो क्या सबसे ज्यादा जो है वो आपको फर्क दिखाई पड़ेगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में से बात कर लेते हैं उत्तर की। तो ऑप्शन सी वाला आपका बिल्कुल सही होगा कि हमारे वर्ष की जो अवधि है वो जो है वो कम हो जाएगी। ये वाला आपका ऑप्शन जो सी है ये सही हो जाएगा। पर पृथ्वी अंतरिक्ष में उड़ जाएगी ऐसा जो है वो कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल आपका सूर्य से जो है वो अलग है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए होते हैं। अगला प्रश्न 19 कह रहा है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न 19 और इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, थोड़ा भी वीडियो आपको पसंद आया हो, थोड़ा भी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, इतने अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। प्रश्न 19 आपका क्या है कि किसी वस्तु का जो भार है वो चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला कह रहा है कि विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, दूसरा कह रहा है कि पृथ्वी तल पर सभी स्थानों में समान होता है, तीसरा कह रहा है कि ध्रुवों पर न्यूनतम होता है और चौथा कह रहा है कि ध्रुवों पर अधिकतम होता है। बताना है आपको चारों में से कौन सा सही होगा। किसी वस्तु का जो भार है वो इन चारों में से कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो चार ऑप्शन में से बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो किसी वस्तु का भार जो है वो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी वाला ये बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर जो है वो अधिकतम होता है। चलिए देख लेते हैं अब अपना वो प्रश्न। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि किसी पिंड का अधिकतम भार जल में होगा, वायु में होगा, हाइड्रोजन में होगा या निर्वात में होगा? ऑप्शन ए बी सी डी चार ऑप्शन दे रखे हैं। इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। इसी के साथ हमारे आज का पार्ट भी जो है वो समाप्त होता है। कंप्लीट प्लेलिस्ट इससे पहले के सभी पार्ट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी और अदर सब्जेक्ट की भी लिंक सोशल साइंस, साइंस, कंप्यूटर इस सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज आपको जो है वो मिल जाएंगे जहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट समाप्त होता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।